हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक नए फिल्टर की जो कि लगाया गया है H1B वीज़ा पर और H4 वीज़ा पर। H1B वीज़ा प्रोफेशनल्स का और H4 वीज़ा प्रोफेशनल्स के साथ जाने वाले उनके डिपेंडेंट्स का। फ़िल्टर ये है कि आपके सोशल मीडिया की और आपके डिजिटल फुटप्रिंट की वेटिंग की जाएगी, उसको सावधानी से जांचा परखा जाएगा और अब उनको तय करना है कि वो क्या देखेंगे, लेकिन वो भी एक क्राइटेरिया बनेगा वीज़ा अप्रूवल में। इससे पहले भी हम लगातार देखते रहे हैं कि अमेरिका में किस तरीके से दबाव आ रहा है माइग्रेंट्स पर, और भारत को लेकर भारत को टारगेट करते हुए ट्रंप ने लगातार कई बयान दिए हैं और उनके खेमे के लोग देते रहते हैं। अब इसका हमारे यहाँ क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ना चाहिए, इस पर हम बातचीत करें। सुनील जी, ये AI के कंप्यूटर के या जो भी जिसमें जाते हैं लोग ख़ास करके H1B वीज़ा में, उसमें अमेरिका की ज़रूरत तो है, अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके इस तरीके का जो दबाव आ रहा है, इससे पहले भी हम देखते रहे अमेरिका में या फिर कनाडा में या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, हालांकि कुछ कंट्रीज़ भुला भी रही हैं। ऐसे में लोगों के पास जो अभी तैयार टैलेंट पूल है यहाँ पे, उनके पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं, हिंदुस्तान के जो बाहर के कंट्रीज में काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले वो सारे के सारे बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया की मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का इनोवेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग शामिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आज के डेट में अगर हम अमेरिका में जाके चेक करें, हम वहाँ रिक्रूटिंग करते हैं उस मार्केट में, और अगर आप आईटी कॉम्प्लेक्स आईटी टेक्नोलॉजी के लोग अगर आप जाके ढूंढेंगे लिंक्डइन पे कहीं, तो उसमें से 90 आपको भारतीय मिले और 10 ही होते हैं जो लोकल और बाकी कंट्री के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये टैलेंट ओवरनाइट रिप्लेसेबल नहीं है। अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, इस टैलेंट को ओवरनाइट रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इसके अंदर में स्क्रूटनी जो बढ़ाई जा रही है उसका एक कई कारण है, जिसमें भारत का एक बढ़ता प्रभाव भी है कि शायद पूरी दुनिया में हमारा प्रभाव काफी बढ़ रहा है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डेटा दे दूं तो भारतीय की एवरेज सैलरी एवरेज अमेरिकन से लगभग 25-30% ज्यादा है वहां पे, एवरेज सैलरी जो लोकल्स रहते हैं। तीसरी चीज अगर मैं बताऊं तो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा टैलेंट जो H4 पे जाता है, जो स्पेशली स्पाउस होता है H1B का, उनको आधों को या तो EAD नहीं मिलता है, और जिनको EAD मिल जाता है उनको शायद जॉब नहीं मिल पाती, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए वेस्ट होता है। बट क्योंकि जो मैंने बताया कि करेंसी डिफरेंस ऑफ सैलरी होता है, तो शायद उस शौक को ले लेते हैं, पर रह जाते हैं। पर टैलेंट उनका शायद विफल जाता है, वो शायद यूज नहीं हो पाता है उसमें। आज के डेट में जितनी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ खुद हमारी कंट्री में है आज के डेट में, आप सोचिए कि वो AI के टूल हमारे यहाँ फर्स्ट क्यों नहीं बने। अमेरिका ने बनाया, चाइना ने बनाया, फिर दूसरी कंट्रीज बना रही है, हम शायद ज्यादा पीछे रह गए, बट टैलेंट हमारा ही था जो उस पर काम कर रहा था। ड्राइवरलेस कार्स हैं, उसके ऊपर शायद हमारे ही लोग टेस्ला में या बाकी जगह काम कर रहे थे, बट हमने नहीं बनाया, वहां पे बैठ के लोगों ने बनाया। तो आज की डेट में इकोसिस्टम्स हमारा काफी इम्प्रूव हो रहा है। ये पक्का है कि हमारे लोग ओवरनाइट रिप्लेस नहीं हो सकते, बट जो हमारे लोग आज के डेट में जो जाते थे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में या कहीं पे भी, एक सिविक फैसिलिटीज की वजह से उनका शायद फैसिनेशन थोड़ा कम हुआ है। पिछले हफ्ते IIT कानपुर का शायद प्लेसमेंट का रिजल्ट आया था, वो बोल रहे थे शायद पिछले कई सालों का हाईएस्ट एंड रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ है उनका, कि कंपनीज भी आ रही हैं, लोग भी जा रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है उनके लिए। पहले लगता था कि बहुत ज्यादा होपफुल नहीं होते थे, आशा नहीं होती थी उनकी कि यहाँ कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में मेरे साथ में पैनलिस्ट है, वो AI की कंपनी चला रहे हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हमारी कंट्री में हो रही है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, हमें ये लगता है कि हम आज के डेट में प्रोडक्ट को इनोवेट करके वर्ल्ड को दे सकते हैं। तो वर्ल्ड को अभी तक हमने अंकुश लोग जी, दिए, ये बताइए बट कि शायद उस टेक्नोलॉजी ये को बिल्ड करके नहीं दिया। ये जो हो रहा है, ये इस तरीके की जो प्रवृत्ति दिख रही है, ये जो फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, लेबर है, वो जो आज समय की मांग है, कल को हो सकता है हमें भी ज़रूरत हो, आज भी हमें ज़रूरत पड़ती है कई चीज़ों में, तो हम क्या उसके खिलाफ लग रहा है ये पूरा इस तरीके का जो माहौल है, और कितना टिकाऊ आपको लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, तुरंत रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म टिकता हुआ दिखता है आपको? मुझे लगता है कि हम ना इसके ऊपर प्रीमियम नहीं मांग रहे अपनी तरफ से, ये या सवाल अंकुश जी से था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकली तो सिर्फ इंडिया तो नहीं टारगेट
किया जा रहा है, राइट? H1 में चाइनीज भी हैं और जापानीज भी हैं और बाकी कंट्रीज के भी हैं। और हाँ, मुझे लगता है फ्री फ्लो है और होना ही चाहिए। और मैं नहीं कह रहा कि हमें इतना देशभक्ति बताना है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है किसी यूएस प्रोडक्ट से, अगर इंडिया का प्रोडक्ट अभी नहीं बना तो वी हैव टू यूज इट, है ना? अल्टीमेटली तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फिर देखना है कि कैसे सॉवरन वे में और एफिशिएंट वे में हम उसको कैसे करें। तो इंडिया में जब कैपेसिटी रिटेन होगा, डेवलप होगा, तो जैसे सुशील जी ने बोला, तो इंडिया का ही टैलेंट वहाँ पे बना रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें इंडिया में कंटेंट रहेंगी, काफ़ी इनोवेशंस होंगी। और आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कितने फंड्स हैं, मतलब हंड्रेड्स एंड काइंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ फंड, अगर आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रगति हो रही है और जाहिर सी बात है जब हमारे लोग बाहर जाके जो चीज़ बना रहे हैं हम वहाँ अपने यहाँ बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। बहुत सारी शुरुआत हमारे यहाँ हुई है, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इस मान्यता पर ही बेस्ड है। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज जिन लोगों के पास जिन चीज़ों को लेकर होगा वो उसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें फ्री फ्लो ज़रूरी है। इस हिसाब से ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं ये थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं, लेकिन भारत के टैलेंट का विकल्प फिलहाल किसी देश के पास है नहीं, तो इसलिए ये बाधा दूर होगी। बहरहाल कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।